हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्पीड अप एजुकेशन में। मैं हूं अभिषेक गौतम और ये जो क्लास है हमारी जनरल अवेयरनेस का पेपर सोल्यूशन की आपकी क्लास सेकंड है। वैसे इससे पहले जो क्लास हुई थी उसमें आपको जनरल अवेयरनेस के साथ GA प्लस GS की क्लास थी, ठीक है। लेकिन अब जो है ये क्लास आपकी सिर्फ जनरल अवेयरनेस की है। GS की आपके जो क्या कहते हैं प्रीवियस ईयर पेपर होंगे वो सर अपना खुद डिस्कस करवाएंगे, जो आपके GS वाले सर हैं राम जी सर, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चंस कुछ ज़्यादा हो जा रहे थे, 35 से 34 क्वेश्चन हो जाते थे लगभग एक साथ डिस्कस करने के लिए, तो एक्सप्लेनेशन थोड़ा फास्ट हो जा रहा था, ठीक है। अब मैं कोशिश करूँगा, इसमें जो है क्वेश्चंस कम है, 17 क्वेश्चन के आसपास हैं आपके, 15 से 17 क्वेश्चन है, तो उसमें डिस्कशन जो है ज़्यादा अच्छे से होगा और ज़्यादा बेनिफिशियल होगा आप सभी के लिए, ठीक। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो कल का एक डाउट हो गया था उसमें मैंने गलती से टंगस्टन बोल दिया था आपके कहते हैं हीटर कॉयल के लिए। टंगस्टन जो होता है ये बल्ब में यूज होता है, वही गलती से बल्ब वाला जो बात थी वो दिमाग में रह गई मेरे। जो बल्ब है बल्ब में यूज होता है, जो बल्ब की कॉयल होती है जो जल रही होती है वो होती है टंगस्टन की। और जो इलेक्ट्रिक हीटर है, इलेक्ट्रिक हीटर में निक्रोम की जो कॉयल होती है उसकी बनी होती है निक्रोम की, ठीक है। तो ये इसका करेक्ट आंसर था। शायद मैंने टंगस्टन पे ही बताया था आपको, क्लिक कर दिया था इस पर ही, तो डाउट हुआ था लोगों ने। इससे मालूम चलता है कि आप लोग काफ़ी अटेंटिवली वीडियोस देखते हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आज हम स्टार्ट करते हैं हमारी जो आज की क्लास है। पहला क्वेश्चन हमारा है, विच इज़ द ओनली कंट्री क्रॉस्ड बाय द ट्रॉपिक सर्किल लाइन एंड इक्वेटर, ठीक है। तो जो ऐसे हम आप सभी को पता होगा कि जो इक्वेटर है, इक्वेटर मतलब भूमध्य रेखा, तो जो भूमध्य रेखा है वो और क्या कहते हैं आपके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, दो लाइनें हैं। ये मान लीजिए आपकी मीडियम क्या कहते हैं भूमध्य रेखा है या इक्वेटर है, और ये ऊपर आपकी 23.5 डिग्री पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और नीचे 23.5 डिग्री पे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ठीक है। 23.1/2 कर लीजिए, ये इसका क्या कहते हैं वैल्यू रहती है, अगर मतलब उसमें बात की जाए डिग्रीज में बात की जाए, ठीक। उतना ही 23.5 डिग्री में नीचे आपकी होती है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। तो ऐसा इकलौता एक कंट्री जहाँ से आपकी भूमध्य रेखा मतलब इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर दोनों, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन में से या कैंसर में से दोनों एक साथ गुजरती हैं। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नहीं गुजरती है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन गुजरती है, ठीक है। और वो कंट्री जो आपका है वो है ब्राज़ील, वो इकलौता कंट्री है। अगर मैप में आप देखेंगे तो अगर इस तरीके का आपका ग्लोब मान लीजिए, ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुझे नहीं लगा उतना, तो मैं लाइव मैप में नहीं दिखा रहा हूँ इसको आप यहीं पर देख लीजिए। तो इसमें अगर आप देखेंगे ध्यान से तो जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है यहाँ से निकल रही, तो इक्वेटर यहाँ पर है, और नीचे जो आपका है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, तो ये निकल रही साउथ अमेरिका से। यहीं पे ब्राज़ील है, एक बड़ा सा देश, जिसके नर्दर्न पॉइंट क्या कहते हैं सदर्न पॉइंट से, सदर्न साइड से बिल्कुल साउथ के जो साइड है उससे निकलता है आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। तो यहाँ से ये अकेला क्या कहते हैं अकेला कंट्री है ब्राज़ील, जो कि मतलब जिसमें से क्या कहते हैं आपकी इक्वेटर और क्या कहते हैं कोई भी एक ट्रॉपिक लाइन निकलती है, या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की बात करें या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन की, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज बिकम द फर्स्ट टू हैव मेड अ स्पेस क्राफ्ट इंटर द ऑर्बिट ऑफ मार्स इन फर्स्ट अटेम्प्ट। इनमें से जो नीचे कंट्री दिए हुए हैं इनमें से उस देश का नाम बताइए जिसने अपने पहले अटेम्प्ट में, फर्स्ट अटेम्प्ट में पहली बार में ऐसा स्पेसशिप बनाया जो कि क्या कहते हैं मार्स की ऑर्बिट में, मतलब मंगलयान की, मंगल क्या कहते हैं मंगल ग्रह की ऑर्बिट में प्रवेश करने वाला हुआ फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर। तो जो ये क्रेडिट जाता है ये है किसको, ये इंडिया को है, ठीक है। इसमें मैं आपको एक इमेज दिखाना चाहूँगा, ये है वो इमेज जो 2014 में हुआ था, ये कारनामा 2014 में हुआ ये, और लॉन्च किया गया था आपका 5 नवंबर 2013 में, ठीक है। और कंप्लीट हुआ ये आपका क्या कहते हैं ये 25 सितंबर की ये पिक है, लेकिन ये क्या कहते हैं 24 सितंबर को ही ये सक्सेसफुली ऑर्बिट में दाखिल हो चुका था, ठीक है। ये मतलब ये और जो मिशन था वो कंप्लीट हो चुका था, जिसका नाम था मंगलयान, ठीक। ये देखिए आपकी दूरदर्शन न्यूज़ जो है आपका भारतीय दूरदर्शन जो न्यूज़ है भारत का, इसरो को हैशटैग करते हुए उन्होंने कहा था कि मंगलयान इंटर्स मार्टियन ऑर्बिट, मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू द होल नेशन फॉर द माइलस्टोन अचीवमेंट, ठीक है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे इसरो का जो केंद्र है बेंगलुरु, वहाँ की फ़ोटो साथ में लगा के इन्होंने ये अपने ट्विटर हैंडल से इन्होंने पोस्ट की थी, ठीक है। तो यहाँ से आपको याद करने में थोड़ा सा आसानी होगी, आप इसको आसानी से याद रखेंगे। अब ये जो पूरा सब कुछ है 2014 का है, 2014 में ये मिशन कंप्लीट हुआ था, ठीक।
बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि हु वॉज अपॉइंटेड एज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ऑन 28 सितंबर 2014। ठीक है, 2014 में 28 सितंबर को किसको क्या कहते हैं चीफ जस्टिस घोषित किया गया। तो ये उस टाइम के करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। पिछला क्वेश्चन भी उस टाइम के करंट अफेयर्स से ही लिया गया है। अभी का आपको याद रखना होना चाहिए कि जो आपके अभी के फिलहाल जो हैं आपके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जिनको बोलते हैं CJI स्मॉल में बोला जाता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उनका नाम है रंजन गोगोई। रंजन गोगोई, ठीक है। तो रंजन गोगोई हैं आपके अभी फिलहाल के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अगर इनके टर्म की बात की जाए कि कौन से क्या कहते हैं चीफ जस्टिस बने हैं, तो याद रखिए 46 चीफ जस्टिस बने हुए हैं। ठीक है, इससे पहले अगर 45 की बात की जाए तो वो थे दीपक मिश्रा। दीपक मिश्रा काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है, इसलिए क्या कहते हैं बहुत सारे इंपॉर्टेंट डिसीजन आए इनके टाइम पे। और क्या कहते हैं राम मंदिर का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है जो मंदिर का आने वाला था, वो भी आना था इनके ही टाइम पे, लेकिन फिर वो हो नहीं पाया। तो इस वजह से जो है काफ़ी फेमस भी हो गए हैं इन देश में। क्या कहते हैं चीफ जस्टिस हमेशा न्यूज़ में आते क्या कहते हैं न्यूज़ में इनकी कोई ना कोई न्यूज़ आती रहती है, तो आपको याद होना चाहिए। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है उस तरीके से। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये है आपका कि पोर्ट ब्लेयर इज सिचुएटेड इन, और उसके बाद ऑप्शंस देखिए आपको क्या है, नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान एंड सदर्न अंडमान या लिटिल अंडमान। अंडमान के 4 पोर्शन हैं बेसिकली, मैं आपको मैप में दिखाता हूँ। तो ये कंप्लीट अंडमान एंड निकोबार का द्वीप समूह यहाँ से यहाँ तक का पूरा है। अगर आप अंडमान के एरिया को थोड़ा सा जूम करेंगे तो ये जो आपके पास अब ये एरिया आ रहा है, इसमें अगर आप ध्यान से देखें तो जो ऊपर का पोर्शन है उसको बोला जाता है नॉर्थ अंडमान। ठीक है, यहाँ तक का जो पोर्शन है इसको बोला जाता है नॉर्थ अंडमान। और उसके बाद इसके पास जो ये मिडिल का पोर्शन है पूरा, इसको बोला जाता है मिडिल अंडमान। फिर उसके नीचे से यहाँ से जो ये द्वीप दिख रहे हैं छोटे छोटे, यहाँ से स्टार्ट करके जहाँ ये पूरी पहली लाइन खत्म होती है इसको बोला जाता है सदर्न अंडमान या साउथ अंडमान। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक छोटा सा द्वीप दिख रहा होगा, इसको बोला जाता है लिटिल अंडमान। तो ये जो पोर्शन है ये 4 पोर्शन हो गए आपके अंडमान के। सिर्फ पोर्ट ब्लेयर कहाँ पे है, पोर्ट ब्लेयर यहाँ पर स्थित है। पोर्ट ब्लेयर जो उसकी राजधानी है पोर्ट ब्लेयर, वो आता है आपका किसमें, सदर्न अंडमान में। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको आसानी से याद कर सकते हैं। अगर इमेज को जूम आउट किया जाएगा तो आपको जो नीचे का पोर्शन दिखेगा ये है आपका निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, तो ये हो गया आपका अंडमान निकोबार, और जिसकी ओवरऑल लोकेशन आपको याद होगी कि इंडिया के क्या कहते हैं पूर्व साइड में बंगाल की खाड़ी में आपको ये मिलता है अंडमान एंड निकोबार का पूरा जो आपकी यूनियन टेरिटरी है। ठीक, तो बात करें अगर इस क्वेश्चन के आंसर की तो आप अब आसानी से कर सकते हैं, वो होगा आपका साउथ अंडमान। ठीक है, लिटिल अंडमान में नहीं था, नॉर्थ अंडमान मैंने आपको बता दिया। जो ऊपर का पोर्शन पहले पड़ता है तो इसमें जो ऊपर का पोर्शन है नॉर्थ अंडमान, फिर मिडिल अंडमान, फिर जाता है साउथ अंडमान, फिर यहाँ पे एक छोटा सा ग्रेप क्या कहते हैं छोटा सा द्वीप होगा, वो आपका लिटिल अंडमान हो जाएगा। नीचे जो श्रृंखला है वो आपकी निकोबार्स की है। ओके, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि द हिल स्टेशन हाफलॉन्ग इज इन विच इंडियन स्टेट। ठीक है, तो ये क्वेश्चन काफ़ी एक तरीके से डीप में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नॉर्मली मैं एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ कि ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। ये एक टिपिकल क्वेश्चंस में से एक होगा। और जैसे अगर आपसे 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो 3-4 क्वेश्चन होंगे जो थोड़ा सा रैंक डिसाइड करने लायक होते हैं ना, कि एक मतलब रैंक डिसाइड करने वाले कि हाँ बाकी 12 क्वेश्चन सब कर देंगे, वो 2-3 क्वेश्चन में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। तो ये जो है ये आपका असम का एक एरिया है, वहाँ पे असम का एक एरिया है हाफलॉन्ग। मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ पर पड़ता है। ये आपका पड़ेगा, अगर मैं इस इमेज में आप ध्यान से देखें, गूगल इमेज की ही इमेज ली हुई है। अगर इसमें आप ध्यान से देखेंगे तो जो ये एरिया है इसको यहाँ पे है ये हाफलॉन्ग। ठीक है, असम का अगर एरिया आप ध्यान से देखेंगे तो असम का एरिया यहाँ से होते हुए पूरा यहाँ से होते हुए ऐसे ऐसे करके आता है, यहाँ से मेघालय पूरा छूट जाता है, ऐसे है असम। ठीक, तो ये है असम पूरा, और आसाम में पड़ता है आपका हाफलॉन्ग। ठीक, तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। थोड़ा सा मैं इस मामले में यही कह सकता हूँ कि आपको थोड़ा अटेंटिव होना पड़ेगा। हो सकता है 2014 में उस टाइम पे कुछ हुआ हो ऐसा, यहाँ पर कोई ऐसी इवेंट हुई हो जिस वजह से ये इंपॉर्टेंट हो गया हो। क्योंकि ऐसा होता है कि जब जिस ईयर में हम पेपर दे रहे होते हैं, जिस ईयर में पेपर हम क्या कहते हैं पेपर बनाया जाता है, तो उस ईयर में अगर कोई स्पेशल सिटी या कुछ किसी खास न्यूज़ में रहा होता है, ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप असम के और जितने भी हमारे स्टेट हैं उनके छोटे छोटे जितने भी सिटी हैं या हिल स्टेशन हैं उन सब का नाम याद रखें आप, ऐसा ज़रूरी नहीं है। आपको न्यूज़ पे कंसंट्रेशन देनी होगी थोड़ी सी, कि क्या चीज़ आजकल न्यूज़ में है उसको आपको पता होना चाहिए।
क्योंकि पेपर का नाम ही है जनरल अवेयरनेस, तो आप कितना अवेयर हैं जो आपके आसपास चीज़ें हो रही हैं उससे रिलेट करेगा। आप अवेयर रहना चाहिए, आप क्या भी जो भी चीज़ें हो रही हैं उनसे अवेयर होना चाहिए आपको। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, हु वाज सॉर्न इन एज गवर्नर ऑफ केरला इन 2014। ठीक है, बात हो रही है 2014 की, लेकिन आपके लिए अच्छी चीज़ ये है कि अभी तक ये गवर्नर चेंज नहीं हुए हैं। और ये जो दिख रहे हैं यहाँ पर इमेज जिनकी लगी हुई है, यही हैं आपके पी सत्यशिवम। ठीक है, सदाशिवम, सॉरी, पी सथाशिवम। सथाशिवम साउथ के हैं, तो सताशिवम अधिकतर जो होता है वो सथा में लिखा जाता है। जैसे गौतम आपने सुना होगा, एक खिलाड़ी है गौतम है, गौतम ना हो के गौतम है, तो TH जो होता है उनका क्या कहते हैं साउथ वालों के नामों में ऐसे लिखा आता है, गौतम का गौतम लिखा जाएगा। तो इस तरीके सदाशिवम ना हो के सथाशिवम है, पी सथाशिवम। ये 2014 में बने थे क्या कहते हैं गवर्नर, और अभी तक यही हैं। और ये इनकी इमेज, इनके चेहरे पे थोड़ी सी कुछ मतलब एक तरीके से कुछ प्रॉब्लम है, जिस वजह से इनका आपको चेहरा जो है इस तरीके का दिखाई देगा। तो आपको ये इमेज जो है इनकी, ये आपको इनका नाम और गवर्नर याद करने में आपको क्या कहते हैं मदद करेगा, केरल के। और ये सिर्फ केरल के गवर्नर हैं, ऐसे सभी गवर्नर सभी स्टेट्स के आपको याद करने पड़ेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में कभी कभार गवर्नर पूछ ले जाते हैं। वैसे गवर्नर देखिए ये क्यों पूछे गए हैं, क्योंकि 14 में ही इनका क्या कहते हैं कार्यकाल शुरू हुआ था, 14 में इनको गवर्नर वहाँ का बनाया गया था। तो इस वजह से ये एक क्वेश्चन जो है करंट अफेयर्स से रिलेट होते हुए क्वेश्चन बना है, स्टैटिक क्वेश्चन नहीं है। एक तरीके से स्टैटिक जीके का ये क्वेश्चन नहीं है, ये आपका है जो ये एक तरीके से आपका करंट अफेयर्स का ही क्वेश्चन है। आपको पता होना चाहिए जो चीज़ें हो रही हैं, ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। आज अभी जो रिसेंट में कोई गवर्नर अगर कहीं नियुक्त किया जा रहा है तो वो आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है, हॉटेस्ट प्लानट ऑफ आवर सोलर सिस्टम। ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, मैंने जो UP SSC का बैच सबसे पहले पढ़ाया था उसमें जब मैंने स्टार्ट किया था सोलर सिस्टम से ही मैंने स्टार्ट की थी ज्योग्राफी। मैंने यहाँ पे सोचा था शायद सोलर सिस्टम उतना सुटेबल नहीं रहेगा। अगर आपको लगता है सोलर सिस्टम का क्लास देने के लिए, तो मैं वो जो क्लास है वो पूरा हिंदी में है, प्योर हिंदी में है, तो मैं उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करके आपको एक बार फिर से इंग्लिश में उसका वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, तो सबसे जो हॉटेस्ट ग्रह है, हॉटेस्ट मतलब सबसे गर्म ग्रह, सबसे गर्म जो ग्रह है वो है आपका वीनस। वीनस को बोलते हैं शुक्र। ठीक, रीज़न क्या है शुक्र का सबसे गर्म होने का? CO2 की प्रेजेंस। 97% जो इसका एटमॉस्फेयर है वो CO2 से बना हुआ है, और ये आपकी जो है एक ग्रीन हाउस गैस है। ठीक, ग्रीन हाउस गैस होने की वजह से ये क्या करती है, ये हीट को एब्जॉर्ब करती है, हीट को लॉक करती है। अगर आपके रूम में क्या कहते हैं, अगर आपके रूम में CO2 की प्रेजेंस ज़्यादा हो जाएगी तो गर्मी अपने आप बढ़ जाती है। ठीक है, जैसे कि आप लोगों ने ये चीज़ अगर एक्सपीरियंस की होगी कि अगर आप ट्रेन में सफ़र करते हैं ठंड के टाइम पे, और अगर आप जनरल डिब्बे में सफ़र कर रहे हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, बॉडी रेडिएशंस और आप CO2 कंटिन्यू छोड़ ही रहे होते हैं अपनी सांसों के द्वारा। तो क्या होता है, बहुत सारे लोग बैठे होते हैं छोटी सी जगह में, इस वजह से जनरल डिब्बे में आपको नहीं ठंड लगेगी। लेकिन अगर आप रिजर्वेशन में जा रहे होते हैं तो वहाँ पे कुछ लोग होते हैं, कुछ गिनी चुनी सीटें होती हैं, कुछ लोग होते हैं, तो इस वजह से वहाँ पे लोग कम होते हैं, बॉडी रेडिएशन कम हो रहा होता है, और क्या कहते हैं CO2 का जो एग्जिट है वो भी कम हो रही होती है। तो इस वजह से ठंड वहाँ पे ज़्यादा लगेगी। मतलब अगर किसी भी एक रूम में, किसी भी एक इनक्लोज जगह में अगर ज़्यादा लोग बैठे होंगे, तो अगर टेम्परेचर मान लीजिए 9 डिग्री सेल्सियस का भी है बाहर, तो आपका अंदर टेम्परेचर अपने आप 11 या 12 तक का पहुँच जाएगा। ठीक, बॉडी रेडिएशंस और CO2 की प्रेजेंस की वजह से। इस क्वेश्चन में लोगों को कन्फ्यूजन होती है, सबको लगता है कि मरकरी जो है वो सबसे नज़दीक है। मरकरी सबसे नज़दीक होने की वजह से मरकरी को बोलते हैं इंग्लिश में बुध, हिंदी में बोलते हैं बुध। तो मरकरी जो है उस सन के सबसे नज़दीक है, तो लोगों को लगता है कि ये मान लीजिए अगर सन है, मरकरी यहाँ पर है, वीनस यहाँ पर है, तो लोगों को लगता है कि ये नज़दीक है तो ज़्यादा गर्म होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। वीनस इसके बाद होने के बावजूद भी इससे ज़्यादा गर्म है, क्योंकि इसका एटमॉस्फेयर जो है CO2 से बना हुआ है। जो हीट यहाँ पे आती है वो वापस नहीं जा पा रही होती है, वापस जाने का जो परसेंटेज है वो कम होता है, इस वजह से ये ज़्यादा गर्म हो जाता है बाकी सबके मुकाबले। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये दोनों एक साथ क्लिप किए हुए थे, इस वजह से साथ में क्वेश्चन आ गया। ये GS का क्वेश्चन है। नॉर्मल क्या कहते हैं ह्यूमन ब्लड जो है वो क्या होता है, न्यूट्रल होता है, वेरिएबल इन क्या कहते हैं, वेरिएबल इन इट्स एसिडिटी एंड और एल्काइनिटी, मतलब क्या कहते हैं उसकी अम्लीयता और क्षारीयता जो उसकी है वो बदलती रहती है, या स्लाइटली एसिडिक होता है, मतलब स्लाइटली अम्लीय होता है, थोड़ा सा अम्लीय होता है, या क्षारीय होता है। ठीक है, तो इसका अगर बात की जाए तो आपका, इसको पहले मैं साफ़ कर देता हूँ। तो अगर आपने क्या कहते हैं जो pH वैल्यू स्केल होती थी उसको अगर आपने ध्यान से देखा होगा, तो pH वैल्यू स्केल पे क्या होता है, जो pH 7 होता है। ठीक है, अगर ये pH वैल्यू की स्केल है, pH वैल्यू की जो अगर ये स्केल मान लीजिए, तो जो 7 होता है वो न्यूट्रल होता है। ठीक है,
और 7 से जैसे ही पीएच वैल्यू उसकी बढ़ने लगती है, मान लीजिए 8, 9, 10, 11, 12, तो क्या होता जाता है, तो क्षारीय होता जाता है। ठीक है, और अगर क्षारीय मतलब एल्कलाइन होता जाता है। ठीक है, एल्कलाइन होता जाएगा। और अगर इसकी पीएच वैल्यू कम होती जाएगी, मतलब मान लीजिए अगर आपकी 6 है, 5 है, या ऐसे 4, 3 ऐसे कम होती चली जा रही है, तो ये क्या हो जाएगा, ये एसिडिक हो जाएगा। ठीक है, एसिडिक मतलब अम्लीय, ये आधा माह होगा, अम्लीय होता जाएगा। ठीक, तो हमारी पीएच वैल्यू क्या होती है, जो हमारी ह्यूमन बॉडी में जो ब्लड है उसकी पीएच वैल्यू होती है आपकी 7 पॉइंट, यहाँ कहीं मान लीजिए 7.35 से लेके 7.45 के बीच। ठीक है, अगर आपसे एग्जैक्ट एक आंसर मांगा जाए तो आप 7.35 देंगे। ठीक है, रेंज वाइज अगर बात की जाए तो रेंज वाइज जो होता है आपका 35 से लेके 0.45 तक होता है। तो ये कहाँ पे आपका आएगा, ये आएगा आपका स्लाइटली क्षारीय वाले पोर्शन में, क्योंकि स्लाइटली इसलिए बोलेंगे 7 से जस्ट थोड़ी सी वैल्यू ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं है, बस थोड़ी सी वैल्यू ज़्यादा है इसकी पीएच वैल्यू की। ठीक, तो ये है, तो ये तो है हो गया इसका पीएच वैल्यू मान। तो इस स्लाइटली क्षारीय होने की वजह से या स्लाइटली एल्कलाइन होने की वजह से क्या होता है, अगर आपकी बॉडी में एसिडिटी बढ़ जाती है, तो एसिडिटी अगर आपकी बॉडी में बढ़ जाती है तो कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें क्या कहते हैं बेस होता है, जो भी बेसिक होती हैं, जो भी बेस होता है जिनमें, जैसे कि आप लोगों को बोला जाता होगा कि तुलसी के पत्ते खाने से मेटाबॉलिज्म अच्छा रहता है, तुलसी के पत्ते खाने से। क्यों, क्योंकि तुलसी के पत्ते में, अब तुलसी के जो पत्ते होते हैं वो आपके एल्कलाइन होते हैं। ठीक है, उनमें हल्का सा क्षारीय गुण होता है। एल्कलाइन होने की वजह से तुलसी के पत्ते आपके मेटाबॉलिज्म को इन्हांस करते हैं, आपके क्या कहते हैं ब्लड को एसिडिक होने से, आपके शरीर में एसिडिटी होने से बचाते हैं। ठीक है, तो ये था कुछ जो इसके बारे में डिस्कस करने के लिए था। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, इसमें पहला क्वेश्चन जो फिर उसी क्लिप होने की वजह से साथ में आ गया है। पहला क्वेश्चन है, इंसेक्ट्स दैट कैन ट्रांसमिट डिजीज टू ह्यूमन बॉडी ह्यूमन आर रिफर्ड एज। जो कीड़े मकोड़े क्या कहते हैं, बीमारियों को लेके आते हैं ह्यूमन बॉडी तक, जो बीमारियों को ह्यूमन बॉडी तक पहुंचाने का काम करते हैं, उनको क्या कहा जाता है। ठीक है, उनको बोलते हो आप कैरियर। जैसे कि मच्छर है, जैसे कि एक मच्छर है, अगर वो आपके क्या कहते हैं वो मलेरिया को लेके आता है, क्योंकि मलेरिया मच्छर के काटने से होता तो मच्छर के काटने से ही है, लेकिन उसका कॉज मच्छर नहीं है। ठीक, मच्छर क्या है, बस उस कॉज को लेके उड़ता है। ठीक है, जैसे एडीज मच्छर है जिसको चीता मच्छर बुलाया जाता है, तो वो आपके बहुत सारे वायरस हैं, जैसे चिकनगुनिया का जो वायरस है और बहुत सारे वायरस है, मतलब खतरनाक जो वायरस है उनको लेके उड़ता है। इस वजह से जो एडीज मच्छर है वो ज़्यादा खतरनाक है, तो उनको बुलाया जाता है कैरियर। ठीक, वो कैरियर होते हैं, ना ही इनमें से बाकी जो क्या कहते हैं वो वेक्टर जो होता है वो शायद वो होता है जिसकी वजह से कोई बीमारी हो रही होती है। ठीक, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये हमारे जीएस के पोर्शन से है कि खैबर पास कनेक्ट्स पाकिस्तान विथ। अब खैबर पास के बारे में मैंने आपको बताया था कि खैबर पास है कहाँ पर, जो मैंने एक इमेज दिखाई थी आपको, क्या कहते हैं किसी डिस्कशन में मैंने इमेज दिखाई थी, खुद से बनाई थी मैंने, दर्रों के बारे में, जो पासेस के बारे में पूरी इमेज थी, उसमें मैंने आपको ये चीज़ बताई थी कि जो खैबर पास है वो एकलौता पास मैंने दिखाया था इसमें, बाकी सभी पास इंडियन क्या कहते हैं भारत में जो पास हैं उनको दिखाया था। तो ये है खैबर पास। ठीक, यहाँ पर खैबर पास पड़ता है, और यहाँ पर देख लीजिए आप पाकिस्तान की बाउंड्री किससे शेयर कर रही है, पाकिस्तान की बाउंड्री अफगानिस्तान से शेयर करती है। ठीक, तो जो आपका खैबर पास है वो पाकिस्तान को अफगानिस्तान से कनेक्ट करता है। पाकिस्तान का सिर्फ बलूचिस्तान वाला एरिया है जो आपका इधर इराक से कनेक्ट कर रहा होता है, ईरान से कनेक्ट करता है, और बाकी क्या कहते हैं इधर का कोई एरिया जो है वो ईरान से कनेक्ट नहीं होता है इनका। तो पेशावर के पास में ये पास है, मतलब जो क्या कहते हैं पेशावर है, जो पाकिस्तान का एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो क्या कहते हैं सिटी है, और उनका जो इम्पॉर्टेंट एक स्टेट है, उसकी राजधानी भी है। तो ये हैं बाकी और दर्रे, जो अगर आपको दर्रे देखने हैं तो आपको इस इमेज में बाकी और जो इंडिया में पड़ने वाले दर्रे हैं उनको आप यहाँ से देख सकते हैं। जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर के पहले जो दर्रे देख लीजिए, बुर्जिला, काराकोरम, जोजिला, पीर पंजाल और बनिहाल, ये जो हैं, और ये क्या कहते हैं बुर्जिला, ये तो मैंने बता दिया आपको। ये 5 दर्रे जो हैं, ये इंपॉर्टेंट 5 दर्रे आपके जम्मू एंड कश्मीर के हैं। उसके बाद 3 दर्रे आपको हिमाचल प्रदेश में दिखेंगे, सिपकिला, रोहतांग और जो है बड़ा लाचा। ठीक, उसके बाद अगर बात की जाए उत्तराखंड में, तो उत्तराखंड में आपको 3 इंपॉर्टेंट दर्रे पड़ेंगे, माना, नीति और लिपुलेख। तीनों के तीनों दर्रे जो क्या कहते हैं इंडिया से जितने टूरिस्ट मानसरोवर के लिए जाते हैं, ठीक, मानसरोवर की यात्रा करने जाते हैं, वो उसके लिए यूज़ होते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो उनमें है वो है लिपुलेख। ठीक, सबसे ज़्यादा जो यूज़ होता है वो है लिपुलेख। ओके, और इधर आ जाएंगे सिक्किम में आपको 2 दर्रे मिलेंगे, नाथुला और जेलेपला। ठीक है, जेलेपला।
नाथुला और जेलेपला। तो ये 2 दर्रे आपको मिलेंगे सिक्किम के अंदर। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में सबसे इंपॉर्टेंट दर्रा जहाँ से ब्रह्मपुत्रा क्या कहते हैं इंडिया में प्रवेश करती है, यांग्याप दर्रा जो है आपका, ये है अरुणाचल प्रदेश में जहाँ से आपकी ब्रह्मपुत्रा आती है। फिर दीफू, एक और दीफू दर्रा जो है दीफू, ये भी अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। तुजू एकमात्र दर्रा जो आपका मणिपुर में पड़ रहा होता है, ठीक, ये मणिपुर में पड़ता है। तुजू एकमात्र दर्रा है जो आपका मणिपुर से म्यांमार के साइड पड़ेगा। ओके, अगर बात करें साउथ इंडिया की, तो साउथ इंडिया में बेसिकली 3 ही दर्रे हैं, तीनों आप आसानी से याद कर सकते हैं। महाराष्ट्र के अंदर 2 हैं, ये आपका थाल घाट और भोर घाट, ठीक, और एक केरल में पड़ता है जो इसको बोलते हैं पाल घाट, ठीक। तो ये दर्रे 3 जो हैं आपके साउथ के हैं, और बाकी जो दर्रे हैं आपके हिमालयन रेंज में पाए जाते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिन्यूएबल एनर्जी ऑफ नेचुरल रिसोर्स, ठीक है, कि दिन में से कौन सा रिन्यूएबल एनर्जी होती है जो आपकी जिसको आप लगातार पा सकते हैं, जो कभी ख़त्म नहीं होगी। इसको हिंदी में बोलते हैं अक्षत ऊर्जा, अक्षत ऊर्जा, ठीक है, ऐसी ऊर्जा जो ख़त्म नहीं होगी, जैसे कि सूरज की रोशनी और क्या कहते हैं समुद्र की लहरों पे जो उनसे जो क्या कहते हैं एनर्जी पाई जा रही है। तो टाइडल एनर्जी वही होती है, समुद्र की जो लहरें आती हैं, चढ़ती हैं ऊपर तक, फिर वापस उतर जाती हैं, तो उस एनर्जी को यूज़ करके जो बनाई जाती है टाइडल एनर्जी, ये भी रिन्यूएबल एनर्जी है। विंड एनर्जी मतलब जो आपकी जो पवन चक्कियाँ हैं, पवन चक्कियों से बनाई जाती है जो एनर्जी, उनसे, तो वो भी आपकी रिन्यूएबल एनर्जी है, वो भी कभी ख़त्म होने वाली एनर्जी में से नहीं है। फिर है फोसल फ्यूल्स बोलते हैं जो आपके अवशेष होते हैं, जो अवशेषों से बना हुआ जो क्या कहते हैं ईंधन है, उसको बोला जाता है। तो ये तो कहीं ना कहीं ख़त्म हो रहा है, ठीक है, ये ख़त्म हो रहा है, ये आपका ख़त्म हो रहा है, आज नहीं तो कल ख़त्म हो जाएगा। तो ये आपके पेट्रोलियम, जितने पेट्रोलियम पदार्थ हैं जैसे डीजल, पेट्रोल और आपके क्या कहते हैं एलपीजी, डीजल, पेट्रोल, ये सभी आपके क्या कहते हैं कभी ना कभी ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि ये कहीं ना कहीं कुओं से निकल रहे हैं, जो धरती के अंदर से जो कुएं हैं उनसे खोद के निकाला जा रहा है। तो आज नहीं तो कल ये ख़त्म होने वाले हैं। नेक्स्ट है सोलर एनर्जी, इसके बारे में सब लोग जानते हैं, ये एक अक्षत ऊर्जा है, ये एक तरीके से रिन्यूएबल एनर्जी है। तो इस क्वेश्चन का अगर आंसर की बात की जाए, पूछा गया था नॉट अ रिन्यूएबल एनर्जी, तो वो हो जाएगा आपका फॉसल फ्यूल्स, ठीक, फॉसल फ्यूल्स है जो अकेली है इन सभी ऑप्शंस में से जो कि एक रिन्यूएबल एनर्जी नहीं है, बाकी सभी रिन्यूएबल एनर्जीज़ हैं। सोलर एनर्जी के बारे में मैंने ये बात पहले ही बताई है कि अभी जो क्या कहते हैं इंडियन प्राइम मिनिस्टर को क्या कहते हैं वर्ल्ड चैम्पियन का जो खिताब मिला था, चैम्पियन ऑफ अर्थ का जो अवार्ड मिला था, वो इसी वजह से मिला था, ठीक है। इंडिया और फ्रांस ने मिलके सोलर अलायंस की गठन किया था, सोलर अलायंस का गठन किया, जिसमें अभी लगभग 75 से ऊपर जो है कंट्रीज़ ऐड हो चुके हैं, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो आपका गुरुग्राम में है। इसी वजह से इंडियन प्राइम मिनिस्टर और फ्रांस के जो मौजूदा राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रोन, उनको दोनों लोगों को मिला था चैम्पियन ऑफ अर्थ का खिताब, ठीक है, चैम्पियन ऑफ अर्थ का खिताब ये दिया यूएन ने, ये आप याद रखिएगा। इंडिया सोलर सिस्टम में सोलर एनर्जी में इन्वेस्ट करने वाला सबसे बड़ा इन्वेस्टर हो गया है, लेकिन अभी क्या कहते हैं वैसे इंडिया 2nd नंबर पर है चाइना के बाद, ओवरऑल एनर्जी यूज़ करने के मामले में अग्रसर हैं इस लाइन में आगे। हो सकता है आज नहीं तो कल हम लोग शायद हो सकता है चाइना को पीछे कर दें और हम ज़्यादा से ज़्यादा सोलर एनर्जी यूज़ कर रहे हो हर जगह पर। पॉलिसीज़ चलाई जाती हैं, रुपए भी इन्वेस्ट किए जाते हैं, इन्वेस्ट हम सबसे ज़्यादा करते हैं, लेकिन शायद वो पॉलिसीज़ जो ग्राउंड लेवल पर पहुंचनी चाहिए जहां तक लोगों तक, वहां तक पहुंचती नहीं है। 1 करोड़ रुपये क्या कहते हैं 2 करोड़ या 1 करोड़ रुपये किसी पॉलिसी के नाम पर अगर आवंटित किया जाता है तो वो वहाँ तक पहुँचता कितना है, पहुँचते पहुँचते आप मान लीजिए कि उसका 25 से 30% ही होता है, 25 से 30% जो होता है वही ग्राउंड तक पहुँच रहा होता है। तो इस वजह से हमारे यहाँ क्या होता है, इन्वेस्ट तो रुपया होता है लेकिन उस इन्वेस्टमेंट के हिसाब से, इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग हम रिजल्ट्स नहीं दे पा रहे होते हैं भ्रष्टाचार के कारण। ऐसा नहीं है कि चाइना में भ्रष्टाचार नहीं है, हर जगह पर है, लेकिन एक लिमिट होती है किसी चीज़ की, वो हम लोग शायद हर चीज़ में लिमिट पार कर चुके हैं। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो हमारा काम है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, एन एरिया लीगली रिजर्व फॉर वाइल्ड लाइफ इन इट्स नेचुरल सराउंडिंग इज, मतलब एक ऐसा क्षेत्र जो कानूनी तौर पर वाइल्ड लाइफ के लिए, जो आपका जंगली जीवन है, जो आपका क्या कहते हैं वनस्पति जीवन है कह लीजिए, तो उसके लिए नेचुरली सराउंडिंग, उसके आसपास की जो पूरी सराउंडिंग है उसको क्या कहते हैं लीगली तौर पे
क्या कहते हैं प्रोटेक्टेड किया जाता है, तो वो एरिया कौन सा होता है? सोशल फॉरेस्ट, नेशनल पार्क, बायोस्फीयर्स एंड सेंचुरी। तो इसका आंसर तो आपका है सेंचुरीज। ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो होती हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज वो हैं इसका आंसर। अब डिफरेंस क्या होता है एक बायोस्फीयर में, सेंचुरी में और नेशनल पार्क में? तो आप मान लीजिए कि बायोस्फीयर, ये एक बायोस्फीयर है, ठीक, ये आपका एक बायोस्फीयर है, उसके अंदर आपकी हो सकता है कि 1 से 2 सेंचुरीज मिल जाएं आपको। ठीक है, ये सेंचुरीज हो सकती हैं कि 1 से 2 सेंचुरीज हों किसी एक सेंचुरी और एक उसमें। आप नेशनल पार्क में डिफरेंस क्या होता है, सबसे बड़ा डिफरेंस कि नेशनल पार्क जो होता है वो पूरी तरीके से फुल्ली कवर्ड होता है, मतलब एक तरीके से मान लीजिए फुल्ली रेस्ट्रिक्टेड एरिया होता है। यहाँ पर आप अपने जानवरों को चारा पानी के लिए खुद नहीं जा सकते, ना अपने जानवरों को चराने ले जा सकते हैं। मतलब इसकी जो ज़मीन है वो एक तरीके से प्रोटेक्टेड होती है, इसमें इसकी बाउंड्री जो होगी उसमें वायरिंग कर रखी गई होगी कि हाँ यहाँ से नेशनल पार्क का एरिया शुरू होता है, आप यहाँ से आगे जाना प्रोहिबिटेड है। ठीक है, इसमें किसी भी प्रकार की हंटिंग अलाउ नहीं होती है, किसी भी प्रकार की हंटिंग जो लीगल है इलीगल है, किसी प्रकार की हंटिंग अलाउ नहीं होती है इस वाले एरिया के अंदर। आप यहाँ से क्या कहते हैं कोई बकरी तक नहीं मार सकते। और सेंचुरीज़ का क्या होता है, थोड़ा सा रूल्स के मामले में थोड़ा सा ओपन होती हैं, यहाँ पर लोग रहते भी हैं सेंचुरीज़ के, कुछ सेंचुरीज़ में लोग रहते भी हैं, लोगों के चाहे क्या कहते हैं जानवर जाते हैं चराने के लिए, लोग चराने जाते हैं, ये सब कुछ अलाउ होता है, मतलब उतना रेस्ट्रिक्टेड नहीं होता है। तो आप मान सकते हैं कि एक सेंचुरी का कुछ एरिया हो सकता है जिसको नेशनल पार्क घोषित कर दिया जाए। तो बाहर वाले एरिया में तो आप अपनी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, अंदर वाले में आप हर तरीके से एक तरीके से रिस्ट्रिक्टेड रहेंगे, अंदर आपको जाना अलाउ नहीं है। तो ये नेशनल पार्क और ये सेंचुरी। बायोस्फीयर क्या होता है, बायोस्फीयर एक बहुत बड़ा एरिया होता है, जैसे कि आप मान लीजिए वेस्टर्न घाट्स, तो वेस्टर्न घाट्स में 1-2 बायोस्फीयर है, नीलगिरी बायोस्फीयर जैसे है, पूरा नीचे का जो इंडिया का एरिया पड़ता है नीलगिरी वाला। तो इस बायोस्फीयर में बहुत सारे छोटे छोटे वो हैं क्या कहते हैं 2-3 सेंचुरीज़ हैं। तो एक बायोस्फीयर में 1 से ज़्यादा सेंचुरीज़ हो सकती हैं। ठीक, बायोस्फीयर बहुत बड़ा एरिया है, आप इतना याद रखिए, सबसे ज़्यादा बड़ा बायोस्फीयर है, फिर उस सेंचुरी, फिर नेशनल पार्क, इस तरीके से आप जो है सेग्रीगेट कर पाएंगे। और नेशनल पार्क और सेंचुरीज में सबसे जो बड़ा डिफरेंस होता है वो यही होता है कि आप नेशनल पार्क के अंदर किसी प्रकार की जो आपकी एक्टिविटी है वो ब्लॉक्ड होती है। और एक तरीके से अगर प्रोटेक्शन की बात की जाए तो प्रोटेक्शन तो मिली होती है लीगल तौर पे पूरी सेंचुरी के अंदर। यहाँ पर आप किसी प्रकार की हंटिंग कुछ भी करते हैं तो आप पर हर प्रकार के जो चार्जेस होते हैं वो लग जाएंगे। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसका जो आंसर है वो सेंचुरी है। ठीक, क्वेश्चन का आंसर लास्ट में बता देना ज़्यादा जरूरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है ये उस टाइम के करंट अफेयर्स से रहा होगा, क्योंकि इतना डीप क्वेश्चन आपसे स्टैटिक में कभी नहीं पूछा जा सकता कि जो ग्लोबल एग्रीमेंट इन स्पेसिफिक कंट्रोल स्ट्रेटजी टू रिड्यूस रिलीज ऑफ ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस वाज अडॉप्टेड बाय। ठीक है, जो हमारी ओजोन की लेयर है, जो हमारे क्या कहते हैं एक तरीके से बादलों के ऊपर जो ओजोन लेयर है उसका डिप्लीसन हो रहा है। डिप्लीसन मतलब क्षय हो रहा है, वो कम हो रही है एक तरीके से। तो वो जो पतली होती आ रही है, कंटिन्यू पतली होती आ रही है, उसमें जो पोर्स हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, उसमें छेद जो है बढ़ते जा रहे हैं। तो जो पोर्स हैं वो बढ़े ना, और इस वजह से क्या है क्या कहते हैं ऐसे सब्सटेंस जो ओजोन की लेयर को डिप्लीट कर रहे हैं उनको रिड्यूस करने में, उनको यूज़ करने में, उनका जो क्या कहते हैं एक तरीके से कंट्रोल करने के लिए किस चीज़ ने इसमें से कौन सा संगठन था जिसने माना उसको? तो इसका आंसर है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ठीक है, ये तो आंसर ही बता सकता हूँ मैं इसमें, और ज़्यादा आपको एक्सप्लेन करने के लिए उस टाइम की करंट अफेयर्स आपको देखनी पड़ेगी तो ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन किया जा सकता है। वो शायद आपको अभी ज़रूरी भी नहीं है। अभी जो रिसेंट इवेंट्स हो रहे हैं, जो अभी के इवेंट्स हो रहे हैं उन पे आप नज़र रखिए, तो आपके करंट अफेयर्स वाला जो पोर्शन है वो आपको क्लियर करा देंगे। और करंट अफेयर्स के मामले में मैं आपको ये बात बोलना चाहूँगा कि आपका जो पेपर है वो अप्रैल से मई दिखाया जा रहा है। ठीक है, तो मैं मान के चलता हूँ अप्रैल के लास्ट या मई के स्टार्ट में पेपर होगा। तो मई मतलब 5, अगर आपके पास 5 महीने इधर हो गए आपके 2019 के, और आप 1 से 2 महीने मैक्सिमम इंक्लूड कर लीजिए 2018 के, तो नवंबर से लेके आपको एटलीस्ट मई तक के आपके जो पूरे करंट अफेयर्स होंगे, जब तक पेपर नहीं होता है वहाँ तक के आपके करंट अफेयर्स आपको पढ़ने होंगे। और इसके लिए जो वीडियोज़ हैं जल्दी आनी शुरू हो जाएंगी, संडे को आपको जो है इसकी वीडियोज़ मिलेंगी, और मंथली वीडियोज़ पे कवर किया जाएगा जो आपका करंट अफेयर्स है। ठीक है, एक मंथ की शायद 2 वीडियोज़ में आपको क्या कहते हैं 1 मंथ कवर किया जाएगा, और बहुत इंपॉर्टेंट जो आपके क्या कहते हैं करंट अफेयर्स हैं उनको पढ़ाया जाएगा, और उनके बाहर क्वेश्चन आने की मतलब एक तरीके से गुंजाइश 99% नहीं होगी। ठीक है, उसके बाहर नहीं जाएगा, सब उसी के अंदर 99% उसी में से आएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, हु वन द मेंस सिंगल टेनिस चैंपियनशिप एट
2014 यूएस ओपन। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पर कि टेनिस के कितने ओपन होते हैं। ठीक है, टेनिस के 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं जो आपको बेसिकली याद होने चाहिए, उसी में से एक पूछा गया है। 14 में किसने जीता, आपके लिए वो मैटर नहीं करता है, अभी आपको पता होना चाहिए कि 2018 में किसने किसने जीता। ठीक है, अगर मई तक कोई होता है, मई तक जब तक आपका पेपर होता है, अप्रैल या मई तक, तब तक अगर कोई ग्रैंड स्लैम होता है तो वो किसने जीता, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये हैं 4 ग्रैंड स्लैम आपके जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए याद करना। और इसमें से पहले 2 यूएस और विंबलडन। विंबलडन जो है सबसे पुराना, ओल्डेस्ट अगर होता है इन सब में सबसे पुराना है विंबलडन। ठीक है, ओल्डेस्ट है। और यूएस ओपन और विंबलडन जीता आपके नोवाक जोकोविच। ठीक है, डीजे करके लिखता है, तो ये आपके नोवाक जोकोविच ने जीते पहले 2। ठीक है, और उसके बाद है जो आपके राफेल नडाल, इसका एग्जैक्टली स्पेलिंग मुझे नहीं पता है, नडाल सब लोग बोलते हैं। तो जो आपका फ्रेंच ओपन है वो जीता नडाल ने, और ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता आपने क्या कहते हैं रॉजर फेडरर ने। ठीक है, फेडरर, FEDERER। ठीक, तो ये हो गया आपके रॉजर फेडरर। ये चारों आपको याद रखने होंगे। ठीक है, यूएस ओपन 2018 का, ये 2018 के सभी हैं। यूएस ओपन आपका जीता नोवाक जोकोविच ने, विंबलडन जीता नोवाक ने, फिर आपका फ्रेंच ओपन आया, फ्रेंच ओपन और क्या कहते हैं ऑस्ट्रेलियन ओपन 2 अलग अलग व्यक्तियों ने जीता। या फर्स्ट और सेकंड नंबर पे जो है फेडरर ने जीता आपका ऑस्ट्रेलियन ओपन, और फ्रेंच जीता नडाल ने। ठीक, और बाकी के जो दोनों थे वो जीते नोवाक ने, विंबलडन और यूएस, ये आपको याद रखने हैं। ठीक, स्पोर्ट्स की जो इवेंट है उन पे भी वीडियोस अलग से बनाई जा सकती हैं, क्योंकि काफ़ी इवेंट होते हैं जो आपको याद रखने होंगे। ये तो थे मेंस के बारे में, और वुमेन का भी आपको याद रखना होगा, विमेन का भी जो होगा वो भी आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉफ़ी इन इंडिया। ये क्वेश्चन काफ़ी आसान है, केरल है जो इसका लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। इसके 3 डिस्ट्रिक्ट हैं जो 71% जो पूरी कॉफ़ी बनती है इंडिया में प्रोड्यूस होती है वही प्रोड्यूस कर देते हैं। ठीक है, तो केरला है इसका सबसे बड़ा प्रोड्यूसर किसका, आपका कॉफ़ी का। और अगर बात की जाए टी की तो वो है आपका असम है जो आपका वो टी का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर स्टेट है। और अगर सिटी की बात की जाए टी में तो वो है आपका दार्जिलिंग जो पड़ता है वेस्ट बंगाल में। ये मैं बार बार बता रहा हूँ, आप लोग इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है इंटरनेशनल डेट लाइन पासेस थ्रू। ये सभी क्या कहते हैं पासेस थ्रू, इसको आप जानते होंगे। कुछ एक तरीके शायद मुझे लगता है ऑप्शंस गलत दिए हैं, ये तो उन्होंने सीधे सीधे उस लाइन का ही नाम लिख दिया है, जीरो ग्रीनविच। पास होती है लंदन से, तो लंदन में एक रॉयल पार्क है, वहाँ से पास होती है। अगर बात की जाए इंग्लैंड की तो, और बाकी जो उस लाइन में पड़ने वाले कंट्रीज़ हैं वहाँ से भी पास होती है। बहुत सारे कंट्री हैं क्या कहते हैं जैसे फ्रांस, स्पेन और या फ्रांस में से निकलती है किसी एक जगह से, और फिर आपकी अफ्रीकन जो कंट्रीज़ हैं, अफ्रीकन कंट्रीज़ वहाँ से होकर गुजरती है। ठीक है, तो उसको अगर हम इस मैप में देखें यहाँ पर तो आपको अच्छे से आसानी से समझ में आ जाएगी। यह यूनाइटेड किंगडम जहाँ का लंदन यहाँ पर जो क्या कहते हैं इसके क्या कहते हैं सी एरिया पे पड़ता है, सी एरिया पे पड़ता है बिल्कुल लास्ट में, यह है लंदन, यहाँ से होकर निकलता है। तो ये आप कहाँ से, फ्रांस से होकर गुजरेगा, स्पेन से होकर गुजरेगी, और फिर उसके बाद आपका अल्जीरिया जो है बड़ा सा देश अफ्रीका का, अल्जीरिया है, माली है, और इन सब देशों से होते हुए गुजर जाएगी ये क्या कहते हैं जो लाइन है। अगर हम इसको ड्रॉ करें तो ये कहीं गुजरेगी यहाँ से यूनाइटेड किंगडम के लंदन से होते हुए नीचे स्पेन, फ्रांस, अल्जीरिया ऐसे होते हुए निकल जाएगी। ठीक, तो ये भी क्या कहते हैं जैसे हमने टॉपिक ऑफ कैंसर के लिए बताया था कि इंडिया कौन कौन से स्टेट से होकर गुजरती है, तो ये उसी तरीके से आपको क्या है ये पूछा जा सकता है कौन कौन से कंट्री से होकर गुजरती है। ठीक, और इसमें कितने कंट्रीज़ हैं इन सब इनकी लिस्ट मैं प्रोवाइड करा सकता था, लेकिन मुझे लगा शायद उतना ज़रूरी नहीं होगा, क्योंकि आपसे ज़्यादा से ज़्यादा यही पूछा जाएगा कि लंदन से गुजरती है, और ज़्यादा से ज़्यादा ये पूछ लिया जाएगा कौन सी वो लाइन है। ठीक है, जो इसमें पूछा गया, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन पूछा गया आपसे, कौन सी लाइन है जो आपका वर्ल्ड लेवल पे टाइम डिसाइड करने के लिए यूज़ हो रही है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है कि वेयर वर 2014 एशियन गेम ऑल्सो नोन एज, आपका जो है 16th गेम जो 17th गेम थे उस टाइम पे हुए थे, एशियाड्स हेल्ड। ठीक है, ये पूछ रहा है आपसे 2014 के बारे में। 2014 कहाँ पे हुए, ऑप्शन देखिए आप, सूची, रसिया, अर्जेंटीना, चिली एंड साउथ कोरिया। अगर इसमें आपको कुछ भी नहीं आता है, अगर आपको इस बारे में कुछ भी आइडिया नहीं है कहाँ पर है, तब भी इसका आंसर कर सकते हैं रसिया,
में बहुत कम ही होता है कि एशियन गेम्स यहाँ पर होते हैं। अर्जेंटीना तो अफ्रीका क्या कहते हैं साउथ अमेरिका का पार्ट है। चिली साउथ अमेरिका का पार्ट है। यहाँ से आप बिना देखे आप क्या कहते हैं एक तरीके से आंसर कर सकते थे साउथ कोरिया। साउथ कोरिया आपका एशियन कंट्री है। साउथ कोरिया के इंचियोंग में इसको जो भी पढ़ा जाए इंचियोन, यहाँ इस सिटी में आपका हुआ था 2014 का एशियन गेम्स। अगर बात की जाए इसके लोगों की, तो इसका जो लोगो है वो यहाँ पे देख सकते हैं, ये इसका लोगो था और ये इनके शुभंकर थे। ठीक है, ये अगर हम बात करें 2018 के एशियन गेम्स की, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है आपको याद रखना, तो 2018 के जो एशियन गेम्स हुए वो जकार्ता में। ठीक है, 2 सिटियों में हुए, कुछ गेम्स जकार्ता में हुए, कुछ एक दूसरी सिटी में हुए थे। और इसमें अगर मेडल्स की बात की जाए तो 15 गोल्ड मेडल पाए इंडिया ने, 24 सिल्वर पाए और 30 ब्रॉन्ज पाए। तो ये आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए। मेडल टैली में इंडिया कौन से प्लेस पे थी, तो इंडिया की जो इसमें प्लेस रही वो रही आपकी 8th। ठीक है, इंडिया ने 8th नंबर पे फिनिश किया। और फर्स्ट कौन था, फर्स्ट था चाइना, सेकंड चाइना, पूरा लिख देता हूँ, सेकंड आपका जापान और थर्ड रहा आपका साउथ अमेरिका, साउथ कोरिया। ठीक है, जिसको बोला जाता है कोरियन रिपब्लिक। ठीक है, तो और इंडिया का जो पोजीशन थी वो थी 8th। तो इतना आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए। अगर बात करें आगे आने वाले जो एशियन गेम्स हैं, तो जो 22 का एशियन गेम्स होगा वो होगा आपका हंगजाऊ। हंगजाऊ कहाँ पर है, ये है चाइना के अंदर। ठीक है, अगर बात किया 2026 का, तो वो भी फिक्स हो गया, वो होगा आपका जापान के अंदर। और ये जो आप देख रहे हैं, ये साइन देख रहे हैं, जो लोगो देख रहे हैं, ये ऑफिशियल लोगो है आपका एशियन गेम्स का। जितने भी लोगो बनते हैं, जैसे 2022 का देख लीजिए, 2022 वाले लोगों में भी आपको ये लोगो दिखाई देगा। और भी मैंने आपको 14 वाला दिखाया था, 14 वाला देखिए, उसमें भी आपको ये लोगो दिख रहा है अलग से। ये देखिए 18 वाला, हर जगह आपको ये लोगो दिखाई देगा, क्योंकि ये जो लोगो है ये है एशियन गेम्स का। और ये भी आप याद रख लीजिए, क्योंकि हो सकता है आपसे कभी ये भी पूछा जा सकता है, क्योंकि अब जब CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने लगते हैं तो उसमें आपको ऐसे क्वेश्चंस आने की उम्मीद बढ़ जाती है, क्योंकि वहाँ पे हर टाइप का कलर यूज़ करना उनको अलाउ होता है। प्रिंट होता नहीं है कि सिर्फ ब्लैक ही कलर होगा, तो उसमें आपसे लोगोज भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, हु वाज फर्स्ट इंडियन वुमेन टू स्विम अक्रॉस द इंग्लिश चैनल। तो इंग्लिश चैनल है कहाँ पर, सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए। तो ये एरिया जो आपको दिख रहा है यहाँ पे इमेज में जो एरिया दिख रहा होगा आपको, यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस के बीच में। अगर इसको आप जूम आउट करेंगे तो आपको पूरी अर्थ के ऊपर ये दिखाई देगा जहाँ पर। तो ये आपको दिख रहा है, जैसे जो आपका यूरोप का एरिया है, मतलब यूरोप में यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस के बीच में जो समुद्र पड़ता है, जो मेडिटेरियन सी से पास मिलता है इसको, ये जो है ये है इंग्लिश चैनल। ठीक है, इसको पास करने वाली महिला का नाम पूछा गया है। और ये इंग्लिश चैनल आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए कहाँ पर है, क्योंकि कभी कभार इससे लोकेशन भी पूछ ली जाती है। यहाँ पे आप देख रहे हैं लिख के आ रहा है इंग्लिश चैनल। ठीक, तो ये जो विमेन है जिन्होंने इंग्लिश चैनल पार किया है, ये इमेज आपने इनकी बहुत बार देखी होगी। ये है वे क्या कहते हैं जिन्होंने इंग्लिश चैनल सबसे पहली बार पार किया था, इंडियन वुमेन। ठीक, ये थी आरती शाह। ठीक है, ये है आरती शाह जिन्होंने सबसे पहली बार क्या कहते हैं चैनल पार किया था, आरती शाह। ओके, तो इसमें आपका ऑप्शन कौन सा सही हो गया, बी ऑप्शन जो है आरती शाह। ये थी फर्स्ट इंडियन वीमेन जिन्होंने इंग्लिश चैनल तैर के पार किया था। ठीक है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है ये है, द डीपेस्ट ट्रेंच ऑफ द ओशियन आर फाउंड इन द। ठीक है, जो डीपेस्ट मतलब सबसे गहरी क्या कहते हैं जो जगह है, वो कौन सा गहरा जो ट्रेंच है वो कहाँ कौन से ओशियन में पाया जाता है। तो इस बारे में मैंने आपको जो एक वीडियो बनाई थी UP SSC की, उसमें मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है ओशियंस, और क्या कहते हैं उसका जो वीडियो है जल्दी मिलेगा आपको, जिसमें हम वर्ल्ड GK के बारे में पूरा देखेंगे। क्योंकि मैंने इसमें छोड़ दिया था, क्योंकि अभी अगर आप इसका जनरल अवेयरनेस का अगर इसका वो देखेंगे, कोर्स देखेंगे, तो उसमें आपको दिखेगा इंडियन जियोग्राफी। ठीक है, वर्ल्ड जियोग्राफी के बारे में कोई बात नहीं लिखी हुई है, लेकिन जो क्वेश्चंस हैं यही फ़ायदा है आपका प्रीवियस ईयर का जो पेपर डिस्कस करने से। इससे आपको समझ में आता है कि हाँ कहाँ पूछा जा सकता है। तो वर्ल्ड GK के जो भी नॉर्मल क्वेश्चंस हैं, जो बिल्कुल ऊपर की GK है, वो आपसे पूछी जा सकती है। तो अभी जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें मैं आपको जितने महाद्वीप हैं, जो आपके कॉन्टिनेंट्स हैं और जो आपके ओशियंस हैं, उनके बारे में पूरा बताऊंगा, और क्या कहते हैं कॉन्टिनेंट्स की जो स्पेशलिटीज़ हैं वो भी बताऊंगा। पूरी क्लास होगी, एक जितनी भी लंबी होगी वो देखा जाएगा, लेकिन एक क्लास के अंदर वो पूरा डिस्कस किया जाएगा। तो जो डीपेस्ट ट्रेंच है, जो सबसे गहरा ट्रेंच है, वो आपका पैसिफिक ओशियन के अंदर पड़ता है, और उसका नाम क्या है, मरीना ट्रेंच। ठीक है, मरीना ट्रेंच है जो वो सबसे ज़्यादा क्या कहते हैं सबसे ज़्यादा गहरा है, मरीना ट्रेंच। और उसकी जो गहराई, अगर आप गहराई की बात की जाए तो लगभग 11 किलोमीटर है।
ठीक है, 11 किलोमीटर गहराई है उसकी, जो सबसे ज़्यादा डीपेस्ट पॉइंट है पूरे वर्ल्ड में। ठीक, तो ये था इस क्वेश्चन के बारे में। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये भी जीएस का ही क्वेश्चन है जो चला आया है गलती से इसमें, कि ड्राई आइस, व्हाट इज ड्राई आइस। ड्राई आइस किसको कहा जाता है? सूखी, क्या कहते हैं, सूखी जो आपकी ड्राई आइस ही बोला जाता है, इंग्लिश में भी ड्राई आइस लिखा मिल जाएगा आपको। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड या NaCl का क्रिस्टल जो होता है, सॉलिड H2O, सॉलिड H2O तो आइस ही होती है। ठीक है, आइस एट 50 डिग्री सेल्सियस, -50 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है, ये जो कॉन्सेप्ट सब लगाए हैं आपको कंफ्यूज करने के लिए है। जो आपका सॉलिड क्या कहते हैं, सॉलिड होती है CO2, जो कोल्ड CO2 होती है, सॉलिड होती है, उसको बोला जाता है ड्राई आइस। ठीक है, तो ये है इसका आंसर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है हमारी पूरी वीडियो का। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द यंगेस्ट फोल्डेड माउंटेन। ठीक है, जो परतदार पर्वत होते हैं उनमें से सबसे यंगेस्ट कौन सा है? ठीक है, तो आप सभी को जान के आश्चर्य होगा, अरावली सबसे ओल्डेस्ट है इंडिया का, और सबसे ज़्यादा क्या कहते हैं, सबसे नया जो है वो है आपका हिमालयन। ठीक है, हिमालय जो है वो आपका सबसे यंगेस्ट है, सबसे कम एज का, एक तरीके से मान लीजिए। ठीक, तो ये तो था आज का डिस्कशन, जो कि काफ़ी लंबा, और किसी कारण बस ये वीडियो लेट तो हो ही चुकी है। जो हमारा नॉर्मल टाइम है 7 PM का, वो फिर आज नहीं मैं वीडियो 7 बजे दे पाया। थोड़ी सी कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है हमारे साइड में, तो दिन में कंस्ट्रक्शन होता रहता है, जिस वजह से आपको क्या कहते हैं, नॉइस डिस्टर्बेंस की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। हाँ, किसी ने नॉइस का मेरा स्पेलिंग करेक्ट करवाया था, मैं गलती से C लिख दिया था, तो वो मुझे याद आ गया इसे बोलते समय। तो ये वीडियो हमारी यहीं समाप्त होती है। जो भी डाउट्स होंगे वो आपके वो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, और बाकी जो चीज़ें हैं वो हम डिस्कस करेंगे आगे आने वाली वीडियोज़ में। तो मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।